Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. How are you all? I think all of you are doing well, right? हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आई होप आपने वो कॉन्सेप्ट देखा है ना. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है टारगेटिंग. बहुत से बच्चों को टारगेटिंग, पोजीशनिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस नहीं समझ आता, डाउट रहता है. तो आप मेरी ये सभी वीडियोस ध्यान से देखिएगा. सेगमेंटेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है देखिएगा जरूर, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. टारगेटिंग हम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम पोजीशनिंग भी पढ़ेंगे. जब आप ये तीनों वीडियोस देख लेंगे ना तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. टारगेटिंग आज का हमारा टॉपिक. आप सभी ने इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे कि शूटिंग की प्रैक्टिस जब की जाती है तो वहां पर इस तरह से एक बोर्ड बना दिया जाता है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स होते हैं और जो शूटर है उसे टारगेट करना होता है सेंटर पे, राइट. वही चीज हमारी मार्केटिंग में भी है कि हमारी मार्केटिंग बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, क्लास, सेक्शन, ठीक है ना. अब हमें उन सभी सेगमेंट्स में से किस सेगमेंट को टारगेट करना है वही टारगेटिंग होता है. अब एक प्रोड्यूसर के लिए ये आसान तो नहीं है ना कि पूरे मार्केट में अगर 1000 सेगमेंट है तो वो 1000 सेगमेंट्स के लिए काम करे, प्रोडक्ट बनाए. ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ना इतना पैसा है ना इतने रिसोर्सेस. तो इतनी बड़ी मार्केट में जहां इतने सारे सेगमेंट्स हैं उनमें से किस मार्केट को चूज कर लिया जाए और उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए वही टारगेटिंग होता है. आई थिंक आपको क्लियर हो गई ये बात. इससे ज्यादा इजी एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मिलेगा. हम मीनिंग देख लेते हैं टारगेटिंग का. मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है कि मार्केट सेगमेंटेशन पूरी मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है. हु शेयर सिमिलर नीड, जिनकी नीड सिमिलर है, ठीक है, वांट्स सिमिलर है और फीचर सिमिलर है. मगर टारगेटिंग क्या करता है? Targeting involves deciding which customer segment या which market the firm should be aiming at. यानी कि अगर हमने एक सेगमेंट उठाया है मार्केट का कि हमें किड्स के लिए करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, तो किड्स में भी कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनाना है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, क्लोथ बनाने हैं, शूज बनाने हैं, बैग बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है. तो हमारी जितनी भी फोकस होगा वो सारा उसी मार्केट पे हो जाएगा. तो हम जब टारगेट कर रहे हैं तो वो टारगेटिंग हो जाएगा, ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ टारगेटिंग. टारगेटिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ सेगमेंट. देखिए टारगेट किसे करना है, इसके लिए पहले आपको हर सेगमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है. कि अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, हमें साड़ी बनानी है और साड़ी बनानी है हमें जो हमारी एज, ज्यादा एज की लेडीज है उनके लिए, तो क्या बेनिफिट हमें हो सकता है और क्या उसका नुकसान हमें हो सकता है, सेल्स कितनी हो सकती हैं, कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, नीड क्या हो सकती है, ये सारी चीजें इवैल्यूएट हमें करना पड़ता है. अब सेगमेंट इवैल्यूएट करते टाइम आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार. प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के बिना काम नहीं करता. अगर मैं कोई बिजनेस खोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए ही वो ओपन करना है ना. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जिस सेगमेंट को हम टारगेट करने जा रहे हैं, रूरल एरियाज में बेसिकली बात हो रही है ना, कि रूरल एरिया में हम जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं वहां से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी ऐसे सेगमेंट को उठा लें जहां पर ज्यादा लोग है ही नहीं और ज्यादा डिमांड नहीं होगी तो ज्यादा सेल्स नहीं होगी और प्रॉफिट भी नहीं आएगा. तो हमें प्रॉफिट ध्यान रखना है. सेकंड, ग्रोथ रेट. रूरल एरियाज में पॉपुलेशन थोड़ी होती है. जब आप वहां सामान बेचना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे तो सेल्स आपकी बढ़ेगी, बट एक लेवल पर आकर वो रुक जाती हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो उतनी ही है. और ऑब्वियसली गांव का इंसान शहर में आके तो आपका सामान नहीं खरीदेगा, आप ही को गांव में जाना पड़ेगा उसे सामान देने के लिए. तो कितना ग्रोथ रेट आपको फ्यूचर में मिल सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में हमारी सेल्स कितनी बढ़ सकती हैं, ठीक है. देन कंपनी ऑब्जेक्टिव. कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है या कुछ और है. तो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखते हुए हमें सेगमेंट चूज करना है. लिमिटेशंस.
हर कंपनी की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, मशीन्स कितनी है, ठीक है, पैसा कितना है, और भैया जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो गांव तक हम पहुंचा भी सकते हैं कि नहीं, ये भी तो एक लिमिटेशन है। तो हर कंपनी को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस हद तक जाके काम कर सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस। रूरल एरिया के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं, वो जिस प्रोडक्ट से एक बार सेटिस्फाई हो जाए वो हमेशा उसी को खरीदते हैं, नए प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए ये सोचना भी हमें पड़ेगा, किस सेगमेंट को हम ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं हमें ये भी सोचना पड़ेगा। तो जब हम ये सारी चीजें सोच लेते हैं हमारा इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जब हमने सारे सेगमेंट को इवैल्यूएट कर लिया इन चीजों के बेसिस पर, फिर हम देखते हैं कि भैया कौन सा सेगमेंट हमारे लिए सबसे सही रहेगा और हम उस सेगमेंट को चूज कर लेंगे यानी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं रूरल एरिया में अगर आपको पेस्टिसाइड्स बनाने हैं तो आप देखेंगे कि कितने फार्मर्स हैं वहां। कहीं ऐसा तो नहीं कि फार्मर का ऑक्यूपेशन कम है और ज्यादातर लोग जो है वो शहरों की तरफ जा चुके हैं, जॉब्स करते हैं या कोई और प्रोफेशन करते हैं, ऐसा तो नहीं। तो पहले आप देखिए कि एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, फिर कितनी उनके पास जमीन है, कितना पेस्टिसाइड उन्हें चाहिए, ये सारी चीजें सोचना और फिर किस तरह का पेस्टिसाइड आपको बनाना है वो चूज करना आपका काम होता है। अब आपने सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कवरेज ऑफ सेगमेंट, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि आप अपने सेगमेंट को कवर कर सके। प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, इन 3 तरीकों से, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, डिफरेंशिएटेड और कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग, जो हमने लेटेस्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है। ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है, हमने पार्ट 3 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। वो वीडियो भी आई थिंक आपने देखी है, नहीं देखी तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब बात करते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में एग्जाम्पल किस तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि मीनिंग्स और फीचर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर मास मार्केटिंग की जाती है, यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है और सभी को वही प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कि डिटॉल एग्जाम्पल है ना, सभी के लिए सेम होता है डिटॉल, कोई फ्लेवर्स नहीं रहते इसमें। देन डिफरेंशिएटेड मार्केट, यानी हम यहाँ मार्केट का सेगमेंटेशन कर देते हैं, जैसे कि सोप्स है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, अलग अलग कंपनीज के होते हैं, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसे हम निश मार्केटिंग या सिंगल मार्केटिंग भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। मामा अर्थ प्रोडक्ट क्या करता है, ये उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाता है जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। ठीक है, हर कोई इनका प्रोडक्ट नहीं लेता, जिन लोगों को हेल्थ की नॉलेज है, हेल्थ कॉन्शियस है, वही इनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और जो इनका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है वो परचेज करते हैं, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो ये लोग सिर्फ हाई क्वालिटी वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको टारगेटिंग तो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हैव अ गुड डे।